Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. यहीं पटक के चोट देंगे। तो हेलो भाई लोग, जानता हूँ कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गलती के रिव्यू के बाद मैंने किसी का भी रिव्यू नहीं डाला है एंड ना ही कोई टॉपिक को कवर किया है। वेल तो उसका रीजन ये है कि जैसा कि तुम लोग को पता ही होगा कि इस महीने कंटेंट का ड्रॉप चल रहा था एंड ना ही कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज हो रही थी इंडस्ट्री के अंदर अपार्ट फ्रॉम नॉर्मलाइजिंग चीटिंग जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं अपनी एक पुरानी वीडियो ही देख लेता हूँ सब्सटेंस मूवी की, जहाँ मैंने एक बात की थी जो मुझे वैलिड लगी थी थोड़ी एंड ऑफकोर्स मुझे ही लगेगी वैलिड क्योंकि तुम लोग तो मेरी हॉलीवुड मूवीज पे बनाई हुई वीडियोस को देखते ही नहीं हो एंड इसलिए मैंने उनको बनाना भी इतना कम कर दिया है। लेकिन मैं तभी भी वीडियोस बनाते रहूंगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो यूट्यूब या तो तो प्लीज भाई लोग मेरी वीडियोस देखा करो क्योंकि उससे मेरा फायदा तो होगा ही लेकिन तुम लोग का और भी ज्यादा होगा। क्योंकि भले ही प्रणीत मोरे के जोक पे हंसी आए या ना आए, भले ही पुनीत सुपरस्टार को शर्म आए या ना आए, लेकिन एक गरीब की दुआ बहुत तेज लगती है। खैर बंदी रोना साइड में रखते हैं एंड मेन टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि है कि इज सेक्स रियली नेसेसरी इन मूवीज। लेकिन क्यों? अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। वेल ऑफ कोर्स आई एग्री विथ यू, लेकिन ये जो टॉपिक है ना ये मेरे दिमाग में तब से है जब से मैंने एक्सप्लिसिट सीन्स को काफी ज्यादा बढ़ते हुए देखा है मूवीज में एंड वेब शोज में स्पेशली। एंड मैं एक बात क्लियर कर दूं ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि मैं ये जो पूरा टॉपिक है ना ये एकदम आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाला हूँ एंड उस पर बात करने वाला हूँ। ना ही कोई धर्म की आड़ में, ना ही कोई संस्कृति की आड़ में एंड ना ही कोई कल्चर की आड़ में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिससे मुझे एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो मैं एक्सप्लिसिट सीन्स को मूवीज में उस तरह ही देखता हूँ जिस तरह एक मिचेलिन स्टार शेफ स्ट्रीट फूड की कलरिंग को देखता है। मीनिंग इसकी क्या जरूरत थी ना। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि दिखाओ ही मत, बट पूरी तरह प्रोसेस दिखाने में कभी कोई सेंस बनता नहीं है इतना ऑलमोस्ट हर मूवी में इन माय ओपिनियन। आप खुद सोचो यार, कुछ मूवीज को अगर तुम छोड़ दो तो बाकी की फिल्मों में ये एक्सप्लिसिट सीन्स क्या ऐड करते हैं। स्टोरी में कोई वेट नहीं बढ़ता है, बस हमारी पैंट में वेट बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कबीर सिंह का ये वाला सीन देख लो। देखा, विथ जस्ट 2 शॉट्स संदीप रेड्डी वांगा आपको पूरा आइडिया दे देते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। इस घर में चूत मारी गई है। बट फिर आप एनिमल देखो, उसमें दो ऐसे ही सीन्स हैं एंड दोनों सीन्स सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए डाले गए हैं, ऐसा मुझे लगता था स्टार्टिंग में। बट आफ्टर एनालाइजिंग प्लेन वाला सीन उसका थोड़ा सेंस बनता है क्योंकि वो दोनों अभी अभी शादी करने जा रहे हैं एंड दोनों ही ऊंचे दर्जे के बेशरम वाले इडियट्स हैं। क्योंकि जिस हिसाब से वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं ना, इट्स वेरी इडियोटिक। लाइक आप खुद सोचो, आप खुद इमेजिन करो कि आप एक लड़की हो एंड आपकी शादी होने वाली है आजकल में ही एंड आज ही आपकी एंगेजमेंट है एंड उसी दिन आपको एक लड़का मिल जाता है जिससे आप बचपन के बाद सीधा आज आप अपने एंगेजमेंट वाले दिन पे मिल रहे हो एंड मिलते ही वो आपको एक चोर बाजार के एंड्रयू टेट वाला ज्ञान पेल देता है एंड इतना गंदा पेल देता है कि आप तुरंत ही अपना शादी वाला घर छोड़ के मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है, मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ एंड मैं जानता भी हूँ कि संदीप रेड्डी वांगा को अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को एनिमल की तरह दिखाना था, बट लड़की तो चूतिया नहीं है ना कि है। Happy birthday to Rashi. Happy birthday to Rashi. Happy birthday to Rashi. No. आई डोंट नो एनीमोर। लेकिन फिर तृप्ति डिमरी का आप ये वाला शॉट देखो, याद रखना मैं शॉट बोल रहा हूँ, पूरा सीन नहीं। एंड ये शॉट सिर्फ और सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए ही था आई बिलीव, क्योंकि वांगा सर को माइट भी कुछ सीन्स में ए सर्टिफिकेट को वैलिड करना था। एंड एनिमल के ऊपर तो मेरे को एक प्रॉपर वीडियो बनानी है, बस प्रॉब्लम ये है कि मैं आज तक समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि एनिमल मूवी मेरे को फील क्या कराती है। अभी तो मैं फिलहाल बस एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ही बस इसका प्राइम एग्जाम्पल या कल्प्रेट है। आप ओपनहाइमर को भी ले लो। क्रिस्टोफर नोलन इज माय ऑल टाइम फेवरेट डायरेक्टर एंड ओपनहाइमर उनका एक्चुअल में एक बहुत बड़ा मैग्नम ओपस है अब तक का। लेकिन एक जो बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है ना मुझे इस मूवी से एज एन इंडियन एंड एज अ मूवी गोवर एंड एज अ क्रिस्टोफर नोलन फैन, जो मुझे बहुत ज्यादा खटकी है बात इस मूवी से, वो है भगवत गीता के साथ वाला एक्सप्लिसिट सीन। नो यहाँ मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि एक्सप्लिसिट सीन दिखाया है, नहीं भाई, क्योंकि ओपनहाइमर था वुमेनाइजर एंड उसके किस्से रहे भी हैं। बट उसी के साथ साथ उसने अपनी बहुत सारी रिसर्च में भगवत गीता
को यूज भी किया है एंड वो उसी से इंस्पायर्ड भी हुआ था टू क्रिएट न्यूक्लियर वेपन। और मूवी में भगवत गीता को ओपेनहाइमर को रिसर्च करते टाइम भी दिखा सकते थे। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हुए जब वो कोई फॉर्मूला पे अटक जाता है तब ऐसा दिखा सकते थे कि कैसे वो उसके श्लोक से इंस्पिरेशन ले रहा है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, या फिर जिस तरह वो यूनिवर्स की बारीकी को देखता है एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे, ऐसा दिखा सकते थे कि वो भगवत गीता से इंस्पायर्ड हुआ है यूनिवर्स को इतना बारीक लेवल पे देखने के लिए। बट नहीं, इतने बड़े ओपेनहाइमर की लाइफ के एलिमेंट को, उसके वन ऑफ द वर्क की बिगेस्ट इंस्पिरेशन को कहाँ दिखाया है, जहाँ कामा सूत्रा को दिखाना चाहिए था, जो कि बहुत से लोगों की सेंटिमेंट को भी हर्ट करता है एंड राइटफुली सो। बट उसी के साथ साथ एट द सेम टाइम वो सीन कोई वेट भी नहीं ऐड करता है इन टर्म्स ऑफ भगवत गीता का इन्फ्लुएंस इन ओपेनहाइमर्स लाइफ। और फिर आती है इंडियन मूवीज में ये सारी मूवीज जिनका मेन मोटिव यही होता है डबल मीनिंग जोक सुनाओ और एक्सप्लिसिट सीन्स दिखाओ जस्ट टू ग्रैब ऑडियंस जो अपना ग्रैब करके बैठी है। और कुछ मूवीज ऐसी भी होती हैं जो एक्सप्लिसिट सीन्स को बहुत अच्छे से यूज करती है टू टेल एन एंगेजिंग स्टोरी। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो बोल सकती थी लेकिन बोल नहीं पाती है, लाइक हेट स्टोरी, जिसमें मेन प्रोटैगनिस्ट का मोटिव ही यही है कि मैं शहर की सबसे बड़ी रंडी बनना चाहती हूँ। बट उनका एग्जीक्यूशन इतना पुअर होता है कि आप स्टोरी से कनेक्ट ही नहीं हो पाते हो एंड आपके पास एक्सप्लिसिट सीन्स के अलावा और कुछ बचता ही नहीं है देखने को। एंड ऑफ कोर्स वो देखने में तो लगते ही हैं अच्छे एंड आप उनको 3 से 4 बार तब देखते हो। एंड 3 से 4 बार देखने से होता क्या है, ऐसे फिल्म के मेकर्स को सीक्वल्स का फॉर्मूला मिल जाता है कि क्या दिखा के क्या लेना है। बट ऐसा भी नहीं है कि हर मूवी में एक्सप्लिसिट सीन्स की नीड नहीं होती है। कुछ मूवीज ऐसी भी होती हैं जहाँ एक्सप्लिसिट सीन्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एंड उनको पूरा दिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जितना क्रिश्चियन बनने के लिए चावल जरूरी होते हैं। लाइक फाइट क्लब, ओल्ड बॉय, आई स्पिट ऑन योर ग्रेव एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था सब्सटेंस। अब ये सारी मूवीज कल्ट क्लासिक है एंड ये अपने शॉक वैल्यू को बहुत अच्छे से यूज भी करते हैं। एंड वो बताने से पहले स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने ये मूवीज नहीं देखी है तो इन्हें जरूर जाके चेकआउट करो, अदरवाइज तुम लोग का मजा पूरा खराब होने वाला है आगे वीडियो में अभी। सो हियर वी गो। फाइट क्लब मूवी का जो एक्सप्लिसिट सीन है ब्रैड पिट और हेला लबोहम कार्टर के बीच में, वो इसलिए इतना क्रूशियल है क्योंकि जब मेन रिवील आता है मूवी का, जहाँ हमें पता चलता है कि गंगाधरी शक्तिमान है, मीनिंग एडवर्ड नॉर्टन ही टाइलर डर्डन है, वो बहुत मेजरली इसलिए हिट करता है क्योंकि एडवर्ड नॉर्टन को लगता होता है कि वो एक बहुत बड़ा लूजर है एंड टाइलर इज द माचो अल्फा मेल, जो कि वो कभी नहीं बन सकता है। बट एक्चुअल में रियलिटी कुछ और ही होती है एंड देन वो उसे हिट करता है कि वो ही एक्चुअल में अल्फा मेल माचो मैन था, जबकि वो खुद को एक लूजर समझ रहा था। एंड अगर वो सेक्स सीन्स इतना रफ नहीं होता तो वो माइट भी इतना हिट नहीं करता ये मेन रिवील हमको। सेम विथ ओल्ड बॉय। ओल्ड बॉय का एक्सप्लिसिट सीन इतना इम्पोर्टेंट है एंड वो इसलिए क्योंकि वो स्टोरी में बहुत ज्यादा वेट ऐड कर देता है। जब एक आदमी 15 साल एक रूम में बंद होता है एंड उसकी अर्जेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फाइनली जब वो बाहर निकलता है तब वो ऐसा हो जाता है। कोई सेक्स दे दो यार मेरे को, और मेरे लिए सेक्स ले आओ यार प्लीज। मेरे को सेक्स करना है, मेरे को नहीं पता भाई साहब। एंड जब मूवी का मेन रिवील आता है ना, वो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ट्रॉमेटाइज हो जाओ जैसा मैं हुआ था, क्योंकि इट इज सो फ्रीकिंग गुड एंड ट्रूली शॉकिंग, इतना ज्यादा कि बहुत सी मूवीज को उसने इंस्पायर्ड किया है। एंड फिर आई स्पिट ऑन योर ग्रेव, इस मूवी में कितना ग्रूसम रेप सीन है भाई की मैं क्या बताऊं, आपकी रातों की नींद छोड़ो, दोपहर का खाना भी छूट जाएगा। एंड उसके बाद वो रेप का जो रिप्रिकॉशन झेलना पड़ता है ना सस्पेक्ट्स को, वो इतना ज्यादा ब्रूटल और ग्रूसम है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन वो वैलिड लगता है एंड वो सारी मौतें देखने को सेटिस्फाइंग भी लगता है क्योंकि वो लड़की को इतना सता ही दिए रहते हैं वो लोग। एंड फिर सब्सटेंस मूवी। नाउ ये मूवी आधी से ज्यादा पूरी तो नागड़ी ही है। हर दूसरे सीन में या तो डेमी म्यूरा का एस का या ब्रश का शॉट है या फिर मार्गेट क्वेली का एस का या ब्रश का शॉट है। लव मेकिंग सीन्स इतने नहीं है इस मूवी में जितने न्यूड सीन्स है एंड वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अननेसेसरी लगते हैं, बट इट ऑल मेक सेंस लेटर इन द मूवी क्योंकि मूवी बॉडी के ऊपर है एंड वो बॉडी से ही डराती है आपको एंड में। सो ऐसी मूवीज में एक्सप्लिसिट सीन्स का नीड और वैल्यू समझ में आती है। लेकिन अभी कुछ मूवीज ऐसी भी है जो बहुत गंदे तरीके से एक्सप्लॉइट करती है ऐसे सारे सीन्स को, लाइक सर्बियन फिल्म एंड हेरा। एंड उससे भी गंदे है इसके क्रिएटर जो इस एक्ट को जस्टिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्बियन फिल्म को ही ले लो, ये मूवी 42 कंट्रीज में बैन है फॉर ऑल द राइट एंड रॉन्ग रीजंस। रॉन्ग रीजंस ये मूवी में है, राइट रीजंस ये मूवी को बैन करने वालों के पास है। अगर मैं ये मूवी को एक स्टेट
स्टेटमेंट में समझाऊं तो अगर आप रॉन्ग टर्न मूवी सीरीज की जितनी भी पिक्चरें आई हैं उन सबको ले लो एंड उसके अंदर से सारे वायलेंट सीन्स एंड गोरी सीन्स निकाल लो एंड जितने भी एक्सप्लिसिट सीन्स हैं उनको निकाल लो एंड एक साथ मिक्सर में पीस दो, तब आपको ये मूवी मिलती है। इट्स डिस्गस्टिंग, इट्स डिसरिस्पेक्टफुल एंड इट्स डाउन राइट अनफॉरगिविंग। शॉर्ट में अगर ये मूवी की स्टोरी में आपको समझाओ तो ऐसा होता है कि एक अडल्ट मूवी इंडस्ट्री का एक्टर होता है जो रिटायर हुआ है, बट उसको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है अपनी लाइफ में। तभी एक पास्ट का कॉन्टेक्ट उसके पास वापस आता है इंडस्ट्री में वापस आने के लिए मनाने को, जिसके लिए वो उसको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प भी करेगा। बट उसी के बाद शुरू हो जाता है मौत का नंगा नाच। ऐसे गंदे गंदे सीन्स है ना ये मूवी में जो संदीप रेड्डी वांगा को भी रुला देंगे। इफ यू वांट टू नो हाउ बैड इट इज, तब मैं इतना ही बोलूंगा कि एक सीन में लिटरली एकदम न्यू बॉर्न बेबी को यूज किया गया है। मेरा मतलब समझ लो। और ये मूवी के जो डायरेक्टर है ना, जिनका नाम मैं ले नहीं सकता क्योंकि मैं एक्चुअल में ले नहीं सकता, रिंगार्डियम लेवियोसा जो भी है, उनसे जब पूछा गया कि क्यों हगा है भाई साहब आपने इतना ज्यादा इस मूवी में, तो उसका रीजन क्या था पता है? जो मैंने दिखाया है ना ये मूवी में, वो सर्बिया के लोगों की रोज की लाइफ है। तो भाई ये मूवी देखते टाइम मुझे इस बात का आइडिया क्यों नहीं आया थोड़ा भी? पता है क्यों? क्योंकि आपने ये मूवी उस इंटेंट से बनाई ही नहीं है। आपको बस ये मूवी शॉक वैल्यू के लिए बनानी थी एंड अपने कोई तो चाइल्डहुड ट्रॉमा का रिजल्ट प्रेजेंट करना था हमारे सामने। क्योंकि ये मूवी देखते टाइम कोई भी चीज, कोई भी सीन, कोई भी क्रूअल एक्ट सर्बिया की हालत की तरफ पॉइंट आउट नहीं करता है, वहाँ के लोगों की हालत की तरफ पॉइंट आउट नहीं करता है। और अगर ये मूवी में दिखाई गई चीजें एक्चुअल कंडीशन है सर्बिया की, तो भाई तब तो सर्बिया पाकिस्तान के सामने सच में वो जगह है जहाँ 72 हूरें एंड दूध और शहद की नदियां बहती हैं। ये मूवी बस शॉक वैल्यू के लिए बनाई है एंड इसके एक्सप्लिसिट सीन बस आपको डिस्टर्ब करने के लिए हैं, कोई डीप मीनिंग नहीं है उनका। सेम विद हे राम। नाउ कमल हसन सर इज अ लेजेंड। రేపిస్ట్ వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే వాట్ హ్యావ్ యూ గివెన్ దెమ్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్? మహాభారతం. యూ గివెన్ దెమ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ యూ క్యాన్ గ్యాంబుల్ యువర్ వైఫ్, పోగొట్టుకోవచ్చు. You have given him the wrong story. Used to be a legend, but उनकी जो हे राम मूवी है ना, मेरे लिए थग लाइफ के बाद अब तक की उनकी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग एंड सबसे बड़ी लेट डाउन मूवी रही है। बिकॉज ये मूवी स्टार्ट तो बहुत अच्छे से होती है विद हिंदू मुस्लिम के दंगे एंड कैसे लोगों की थिंकिंग चेंज होती है रिगार्डिंग अदर रिलीजन। और ये मूवी काइंड ऑफ लाइक बायोपिक भी है नथुराम गोडसे सर के ऊपर, जहाँ कमल हसन सर का कैरेक्टर का नाम भी राम ही होता है, जो कि स्टार्टिंग में आपको लगता होगा कि यही है माइट बी मेन नथुराम गोडसे सर, बट ही इज अ डिफरेंट पर्सन जो हमें एंड में पता चलता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये मूवी स्टार्ट तो बहुत अच्छे से होती है, बट आगे जाते जाते ये मूवी का स्क्रीन प्ले कहां से कहां ही निकल जाता है। ये मूवी में इतने अननेसेसरी इरोटिक सीन्स है विद रानी मुखर्जी एंड वसुंधरा दास, जो कि स्टोरी में कोई वेट ऐड ही नहीं करते हैं। एंड जब ये मूवी के बारे में कमल हसन सर से पूछा गया कि क्यों इतने इरोटिक सीन्स थे ये मूवी में, इतने इरोटिक सीन्स की क्या नीड थी एक ब्रिटिश टाइम की पीरियोडिकल ड्रामा मूवी में, तब उन्होंने कहा कि You see, భక్తిలియం eroticism ఉంది. Even in bhakti you have eroticism. ओके, बट ये मूवी की स्टोरी में क्या इंपॉर्टेंट चीज को इंटीग्रेट कर रहा है उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। ओके, रानी मुखर्जी का समझ में आता है कि ये दोनों कपल बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, सो दे विल एक्सरसाइज एवरी सिंगल चैप्टर इन कामा सूत्रा, बट लेटर ऑन आगे के एक्सप्लिसिट सीन्स कोई सेंस नहीं बनाते हैं मूवी में व्हाटसोएवर इन माय ओपिनियन। अगर मैं ये पूरी बात को एक सेंटेंस में बताना चाहूँ ना कमल हसन सर के बारे में, तो मैं इतना ही बोलूंगा, इन मूवीज लाइक अभय, दशावतार या विक्रम, ही इज ट्राइंग टू बी a proper artist, but in movies like Hey Ram, he is trying to be an artiste। वो फ्रेंच वाले होते हैं ना कि समझो मेरा विजन, समझो मेरी इस विजन इस नंगी पेंटिंग का, वैसा ही वो यहाँ पर भी कर रहे हैं। समझो मेरा विजन, जो मैं ये गन के साथ सेक्स कर रहा हूँ, अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो तुम गवार हो, तुमको सिनेमा के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं हूँ फ्रांसिस फोर्ड कोपला एंड ये है मेरा मेगालोपोलिस, विच इज वेरी अननेसेसरी किसी भी डायरेक्टर के लिए। एंड मेरे बोलने का मतलब बस इतना ही है कि सेक्स सीन्स आर इम्पोर्टेंट अगर वो मूवी के स्क्रीन प्ले में या स्टोरी में कोई मीनिंग या कोई वेट ऐड कर रहे हैं तो, बट कुछ फिल्म मेकर इसे एक चीप टैक्टिक की तरह यूज करते हैं टू सेल देयर मूवीज। फॉर एग्जाम्पल आप यही देख लो, आजकल जितने भी गे या लेस्बियन दिखाए जाते हैं मूवीज में, उनकी प्रॉब्लम्स छोड़ के उन्हें बस एक सेक्स टूल की तरह यूज किया जाता है। एंड चलो अभी तो उन्हें राइट भी मिल गया है, हर कोई उन्हें ऐसी नजरों से देखता भी नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम दिखानी है तो आप उन किन्नरों की दिखाओ ना जो सिग्नल पे खड़े होकर भीख मांगते हैं। अगर आपको गेज की प्रॉब्लम दिखानी है जो कि एक
मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, जो एक अच्छी खासी सिटी में रह रहे हैं, तो उनकी लाइफ में भी और भी प्रॉब्लम होती है इन स्पाइट ऑफ जस्ट हैविंग सेक्स। तो ये जो जेंडर आजकल है ना, गे, लेस्बियन, इनको भी एक चीप टैक्टिक की तरह ये मूवीज एंड वेब शो वाले यूज करने लगे हैं कुछ फिल्म मेकर्स। एंड एप्स लाइक उल्लू, अल्ट बालाजी, जितने भी बी ग्रेड वेब सीरीज के ऐप हैं जो अभी बैन हुए थे रिसेंटली, वो ये सारी चीजों का ही आउटकम था। एंड नाउ अभी माइट भी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तो वायलेंट सीन्स की भी क्या जरूरत होती है, क्या नीड होती है, वो भी तो चीप टैक्टिक ही हो सकती है ना मेकर्स के साइड से टू सेल देयर मूवी। सो इस बात पे मैं इतना एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आप वायलेंस की बात कर रहे हो एंड वायलेंस दिखा रहे हो अपनी मूवी में, जहाँ एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को चाकू मार रहा है एंड वहाँ अगर ब्लड उड़ते हुए नहीं दिखता है, देन ऑल ऑफ अ सडन वो आपको मूवी के इल्यूजन से सक आउट कर देता है। सो इट एड्स वेट टू द मूवी। लेकिन अगर वो नहीं होता है तब बात उतनी नहीं बनती है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है वेनम मूवीज, जहाँ वेनम सर पे सर खाते जाता है लेकिन एक भी ब्लड का ड्रॉप नहीं दिखता है। एंड जहाँ तक बात एक्सप्लिसिट सीन्स की है, मोस्ट ऑफ मूवीज में हमें पता होता है कि ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से प्यार करते हैं, भले ही कोई भी रीजन से आप दिखा दो, कितना भी स्टूपिड से स्टूपिड रीजन हो या कोई भी हो, लेकिन आपको उसको और एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं होती है। जहाँ आप उसका पूरा प्रोसेस दिखाते हो कि देखो इसने ऐसा पुश किया, देखो उसके पुश करने पे इसने ऐसा रिएक्ट किया, इट डजंट एड एनीथिंग टू द स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले इफ इट्स नॉट डन राइट लाइक ओल्ड बॉय और सब्सटेंस। सो ये था मेरा ओपिनियन ऑन डज सेक्स सीन्स मैटर इन मूवीज और नॉट। आपको क्या लगता है इस बारे में, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। एंड बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू चेक आउट आवर गेमिंग चैनल एज वेल, GTG ग्रेट टिप गेमिंग। मिलते हैं वहाँ एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन दिस इज GTR साइनिंग आउट। की उंगली तो नक्की जाती है, कर लेते हैं अपन। हाँ, हुलिया सुधारना चाहिए समय समय पे। जीटी खुद का भी सुधारना चाहिए और पितृपक्ष खत्म हो गया तो दाढ़ी बीड़ी बना लेना चाहिए भाई। हाँ, पितृपक्ष खत्म हो गया है उससे। ये तो मुल्ला जी हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है। ऐसा फ्रेंच लगता है थोड़ा इसके पहले वाला दिखा, नहीं इसके बाद वाला। हाँ, ये सही। मुझे ऊपर नहीं जाती, मुझे जाती हो विथ दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। एंड जिसका सबसे सूटेबल लगता है डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को बिड, वो प्रोजेक्ट उसको दे देते हैं। एंड यहाँ से ही मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है भाई लोग, क्योंकि तब VFX का काम चले जाता है उन झाटू चूतिया VFX स्टूडियोज के पास, जो सिर्फ थूक पट्टी का काम करना जानते हैं पूरी तरह। ये अपने क्लाइंट को बोल तो देते हैं कि हम आपको इतने टाइम में आपको फाइनल आउटपुट दे देंगे विथ डिजायर्ड रिजल्ट, लेकिन इन रियलिटी ये हमेशा डेडलाइन के आगे ही